हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूँ। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। डिस्प्ले में हमने पढ़ा था कितने तरह के मॉनिटर होते हैं, जैसे सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। फिर हमने कीबोर्ड और उसके लेआउट्स और कितने तरह की कीज होती है, और माउस और उसके टाइप्स और कैसे माउस बना था। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और हर एक यूनिट का फंक्शंस क्या है। दूसरा, मेमोरी, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीपीयू से। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जनरल भाषा में आप सीपीयू किसे कहते हैं कि डेस्कटॉप के साथ जुड़े हुए मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और ये सारी चीज़ें जुड़ती है एक बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स को आप सीपीयू कहते हैं। परंतु टेक्निकली हम सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसको हम सीपीयू कहते हैं। प्रोसेसर का मतलब है कि मदरबोर्ड पर एक सीपीयू का सॉकेट लगा हुआ है, उस सॉकेट के अंदर स्क्वायर शेप की एक चिप लगी होती है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, और उन ट्रांजिस्टर की मदद से प्रोसेसर है वो जो उसके साथ जुड़े हुए पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कीबोर्ड, माउस, जो भी प्रिंटर, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी होती है, उनकी मदद से डेटा को इनपुट और आउटपुट की प्रोसेसिंग करता है। तो सीपीयू को बेसिकली हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है ये सीपीयू जो है वो सारी चीज़ों को, भले ही वो अर्थमेटिक प्रोसेसिंग हो, भले ही वो लॉजिकल प्रोसेसिंग हो, भले ही वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो, उन सभी को कंट्रोल करता है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में जो हमारा ब्रेन है वो पूरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उसी तरह से सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है। क्योंकि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर है, या फिर इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं हम, ये माइक्रो प्रोसेसर पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स कितने होते हैं और उनका कार्य क्या है, तो बेसिकली सीपीयू है वो 3 यूनिट्स में बंटा होता रहता है। नंबर 1 अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, और नंबर 3 मेमोरी यूनिट। हर एक यूनिट का अपना अपना एक काम है और वो अपना काम कंप्लीट करके उन सभी यूनिट्स को, जो ये सेकंड नंबर यूनिट है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करती है। जिसे हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा है, तो वो सिर्फ कंट्रोल यूनिट जो 2 नंबर का कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है उसको ये कहने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जब भी यूजर कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करता है तो उस डेटा के अंदर कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं। हो सकता है यूजर ने केवल अपना नाम एंटर किया हो तो वो नाम जाके मेमोरी में सेव हो जाता है। हो सकता है यूजर ने कोई डेटा दिया हो, कोई एक्सप्रेशन दिया हो, या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए उसको दिया हो। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो फुली रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। यानी सीपीयू द्वारा दिए जाने वाले सभी कैलकुलेशंस है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करती है। कैलकुलेशन कैसे? अगर 2 नंबर का एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, या फिर डिवीजन करना हो, तो ये 4 चीज़ें हैं वो अर्थमेटिक यूनिट्स में आती हैं। कंपैरिजन है कि 2 स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन करना,
या फिर कुछ दो स्टेटमेंट के द्वारा तीसरा स्टेटमेंट जनरेट करना, उन दोनों को रिजल्ट्स को मिला करके। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती है, इसीलिए ये यूनिट है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ALU को हम कंप्यूटर का कोर भी कहते हैं। कोर का मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे कि कोर क्या काम करता है। तो कंप्यूटर का कोर है वो ALU को कहा जाता है। यानी जितना फास्ट प्रोसेसिंग ALU करेगा, इट मीन्स CPU की स्पीड है उतनी ही ज़्यादा होगी। अक्सर हम कंप्यूटर खरीदते वक्त ये सोचते हैं कि कौन प्रोसेसर कौन सा लें, सिंगल कोर लें, ड्यूल कोर लें। तो यहाँ कोर से मतलब केवल ALU से है। इट मीन्स ये है कि ALU सिंगल कोर है तो वो एक ही टाइम में एक ऑपरेशन करता है। ड्यूल कोर है तो एक समय में दो ऑपरेशन एक साथ कर सकता है। तो ये है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दूसरी यूनिट जो है हमारे CPU की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाले सभी ऑपरेशंस, चाहे वो मेमोरी को सेव करना हो या डेटा को इनपुट करना हो या फिर डेटा को रिजल्ट यूनिट तक भेजना हो, वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती हैं। यानी जब भी हम कोई कीबोर्ड से इनपुट करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि ये इनपुट किस तरह का है। एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है या इसमें अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस है। तो ये कंट्रोलिंग करता है कंट्रोल यूनिट। जिस तरह से अगर कोई सिंपल नेम आपने इनपुट किया है तो उसको सेव करने का निर्देश भी कंट्रोल यूनिट मेमोरी को देता है कि आप इसे सेव कर लीजिए। इसी तरह से अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स का कोई काम है तो कंट्रोल यूनिट है मेमोरी में सेव करने के साथ वो टास्क है वो ALU को परफॉर्म करने के लिए दे देती है। तो जितने भी रजिस्टर्स, मेमोरी रजिस्टर्स बेसिकली क्या है कि जिस तरह से हम रजिस्टर में कुछ लिखते हैं, आप अपने कॉपियाँ जो स्कूल के रजिस्टर्स हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं, लिखते हैं। उसी तरह से CPU के अंदर एक मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा को सेव करते हैं। तो ये कंट्रोल यूनिट उन रजिस्टर में डेटा को सेव करने के निर्देश प्रदान करती है और सिस्टम की क्लॉक की दिशा, यानी किस दिशा में डेटा को सेंड करना है, इनपुट डिवाइसेस से CPU या मेमोरी तक लाने का काम या फिर CPU से आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का काम, ये सारा का सारा कंट्रोल करती है कंट्रोल यूनिट। तीसरा जो पार्ट है CPU का वो है मेमोरी। मेमोरी बेसिकली क्या होता है? मेमोरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से आपका नाम हमेशा आपको याद रहता है तो आपकी ब्रेन में एक मेमोरी है, उस मेमोरी पर वो नेम सेव्ड है तो आपको हमेशा याद रहता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। नंबर 1, कंप्यूटर के CPU की मेमोरी, खुद की मेमोरी जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर भी डेटा स्टोर करने का स्पेस रहता है। उस स्पेस को हम टेम्परेरी स्टोरेज कहते हैं और वो टेम्परेरी स्टोरेज है वो रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो रजिस्टर है वो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं और डेटा हमारा बिट की फॉर्म में सेव रहता है। तो कंट्रोल यूनिट है वो CPU के रजिस्टर्स को मैनेज करती है। CPU के अंदर रजिस्टर्स रहते हैं जो कि डेटा को सेव करने के काम आते हैं। तो ये मेमोरी यूनिट है वो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होती है बल्कि CPU के अंदर लोकल स्टोरेज होता है जिसे आप रजिस्टर कहते हैं। आगे के टॉपिक्स में मेमोरी जब पढ़ेंगे तो फिर कंप्यूटर मेमोरी की भी हम बात करेंगे। इन्हें हम कैसे मेमोरी भी कहते हैं। तो जब भी आप कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आप मेमोरी रैम देखते हैं, रैम के साथ साथ कैसे मेमोरी देखते हैं। तो ये वो कैसे मेमोरी होती है। कैसे मेमोरी का मतलब है कि CPU के अंदर जो इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर रखा हुआ है, लगा हुआ है,
उस माइक्रो प्रोसेसर में खुद के बिट्स को स्टोर करने की क्षमता कितनी है वो डिसाइड करता है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या है? बेसिकली इंटरनल स्टोरेज है माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर यूनिट की। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है हमारा सीपीयू। अब अगर सीपीयू के प्रकार की बात करें तो उनके कोर के हिसाब से उनको अलग अलग बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो सीपीयू बना था उसे हम कहते हैं सिंगल कोर सीपीयू। सिंगल कोर का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ एएलयू यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट कितनी है उस प्रोसेसर में, वही उसकी कोर होती है। सिंगल कोर का मतलब है कि कंप्यूटर को कोई टास्क दिया जाए तो वह टास्क केवल एक समय में एक ही ऑपरेशन कंप्लीट कर पाता है। वो उसकी कैपेसिटी है एक समय में केवल सिंगल प्रोसेस ही एग्जीक्यूट कर पाता है, उसको कंप्लीट कर पाता है। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। सीपीयू की जो सबसे पुरानी चिप है वो सिंगल कोर चिप ही होती थी और सिंगल कोर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने एक साथ 5 प्रोग्राम चला दिए हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा समय देता है कि सबसे पहले वो पहला जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करता है और फिर दूसरे प्रोग्राम को कंप्लीट करता है। इसमें थोड़ा टाइमिंग लगता है, तो समय है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है सिंगल कोर सीपीयू। इसीलिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सिंगल कोर सीपीयू काम कम करता है, यानी उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी नहीं रहती है। इट मीन्स ये है क्लॉक स्पीड जो होती है, क्लॉक स्पीड का मतलब है सीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, ये डिपेंड करती है उसकी स्पीड, यानी वो कितनी स्पीड से हमारे कार्य को कंप्लीट करता है। तो क्लॉक स्पीड है वो उनकी परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो सिंगल कोर की जो स्पीड होती है यानी सिंगल कोर की क्लॉक स्पीड है वो कम होती है, यानी धीरे धीरे उसको कंप्लीट करके दूसरे टास्क पर वो जाता है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद सिंगल कोर की बजाय उसे ड्यूल कोर बना दिया। सीपीयू के अंदर जो एएलयू की क्षमता है उसको 2 कर दिया। इट मीन्स ये है कि 2 प्रोसेसर है वो एक साथ कंप्लीट कर सकता है, उसकी क्लॉक स्पीड है वो बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। इट मीन्स ये है कि वो सिंगल कोर के कंपैरिजन में अधिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं। सिंगल कोर की तुलना में उनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। तो ड्यूल कोर के अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक समय के अंदर मल्टीपल टास्क वो कंप्लीट कर सकता है। ड्यूल कोर है तो 2 प्रोसेसर कोर उसको बना सकती है। ये उसी तरह से है कि मान लिया जाए एक क्लोज बॉक्स है, उसके अंदर अगर मुझे कुछ भरने को कहा जाए एक साइड से, वन साइडेड विंडो है, उस विंडो में से कुछ डालने के लिए कहा जाए तो मैं जितना डालूंगा वो उसमें टाइम लगेगा, बजाय इसके कि उनके दोनों तरफ है वो विंडो कर देते हैं और दोनों तरफ से डबल उसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो ये जो विंडो है ये कहलाता है कोर, उस बॉक्स की कोर है। तो ड्यूल कोर के अंदर वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप है, वो 2 प्रोसेसर की तरह काम करेगा। प्रोसेसर एक्चुअली में एक ही होगा लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से होगी कि वो 2 प्रोसेसर की क्षमता से काम करेगा, यानी एक साथ वो 2 काम को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह से क्वाड कोर होता है जिसमें 2 कोर की बजाय 4 कोर का प्रोसेसर होता है। इट मीन्स ये है कि वो एक साथ 4 प्रोसेसर्स को कंप्लीट कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो क्वाड कोर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स हैं वो खास करके ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी स्पीड में उसकी ज़्यादा होती है जो कि ड्यूल कोर और सिंगल कोर से। इसे हम SMT कोड यानी साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जा सकता है। कैसे? साइमल्टेनियसली का मतलब है एक समय में ही
मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का मतलब एक समय में मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना एसएमटी कोड कहलाता है। तो जो क्वाड कोर प्रोसेसर है वो एक समय में मल्टीपल प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह से आज की टेक्नोलॉजी में क्वाड कोर के बाद ओक्टा कोर बन गया है, हेक्सा कोर बन गया है, ओक्टा कोर भी है, पेंटा कोर भी प्रोसेसर आते हैं। तो कंपनियां हैं वो प्रोसेसर बनाते वक्त कोर का खास ध्यान रखती है। जैसे कि इंटेल में स्टार्टिंग में इंटेल के 404 इस तरह के प्रोसेसर आते थे, धीरे धीरे वो कोर टू ड्यूल कोर प्रोसेसर आने लग गए। उसके बाद में इंटेल के अब जो सीरीज चल रही है वो i3, i5, i7 और अभी जो नई है वो है i9। तो ये सारी की सारी डिपेंड करता है सीपीयू का जो प्रकार है, उनकी कोर है, उनकी स्पीड है, क्लॉक स्पीड है, उन सभी पे उनको मिक्स करके उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया है। तो ये सीपीयू के प्रकार हैं हमारे। अब जो हमारा प्राइमरी मेमोरी, जो एएलयू में हम मेमोरी की बात की थी, तो वो क्या थी? प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी थी। अब हम जो बात करेंगे वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली होती क्या है? मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिसमें डेटा या प्रोग्राम है वो स्टोर रहता है। कंप्यूटर का जो हमें सीपीयू है वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, यानी मेन मेमोरी के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। और किसी मेमोरी, जैसे मेन मेमोरी को छोड़ करके हार्ड डिस्क कहें, पेन ड्राइव कहें, तो डायरेक्टली सीपीयू कभी भी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, कोई भी इंटरफेस नहीं करेगा। वो केवल और केवल प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जो होती है उन्हीं के साथ इंटरेक्शन करता है। तो मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम, और जो हमने बात की थी कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है। और इनकी क्षमता बहुत कम होती है, यानी इसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, बजाय हमारी हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव के। जो हार्ड डिस्क, जैसे आपने सुना होगा कि मेरे पीसी में हार्ड डिस्क 1 TB की है, लेकिन रैम है वो 4 GB या 8 GB मैक्सिमम आपको मिलेगी। वैसे तो 64 GB तक रैम आती हैं, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं तो बस 4 GB या 8 GB तक का प्रचलन है। तो बजाय हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट SSD के, जो इन मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। और ये दोनों प्रकार की होती है, वोलेटाइल मेमोरी भी होती है ये, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे या ऑफ करेंगे या पावर ऑफ करेंगे, उस समय जो उस मेमोरी में डेटा है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसी मेमोरी जिसमें पावर जाने के बाद में डेटा डिलीट हो जाता है, ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिससे सर्किट में जो अगर पावर नहीं है तो भी वो डेटा को स्टोर रखती है। तो प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल भी होती है और नॉन वोलेटाइल भी होती है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। खास करके ये मेमोरी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले ज़्यादा महंगी होती है। मीन्स हार्ड डिस्क है 1 TB, उसका रेट अगर 6,000 रुपये है या 5,000 रुपये है, तो 8 GB का जो 8 GB की कैपेसिटी की रैम है वो उतने ही पैसे में आती है। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी से महंगी होती है और कैपेसिटी भी कम होती है। तो हम अब पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी की मुख्य विशेषता और उनके प्रकार। कितने प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है? तो विशेषता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी है वो डेटा को स्टोर करती है, और प्राइमरी मेमोरी सीधा इंटरेक्ट करती है सीपीयू से।
तीसरी बात है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी रहे। अदर मेमोरी से यानी सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए कंप्यूटर का सीपीयू केवल इस मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। ये महंगी होती है और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर कभी भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सीपीयू तभी काम करेगा जब उसके पास प्राइमरी मेमोरी होगी, रैम होगी, रोम होगी या कैसे मेमोरी होगी। तो ये मेमोरी अगर नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी 3 तरह की होती है। पहली है रैम, दूसरी है रोम और तीसरी है कैसे मेमोरी। तो रैम है वो 2 तरह की होती है। बेसिकली इस डायग्राम से हम देख रहे हैं एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब है डायनामिक रैम। रोम भी 3 प्रकार की होती है। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये 3 तरह की रोम होती है। और कैसे मेमोरी है वो सिंगल टाइप कैसे मेमोरी होती है जो कि रजिस्टर्स होते हैं हमारे। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। जब भी कंप्यूटर किसी सॉफ्टवेयर या फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो सबसे पहले सीपीयू है वो अदर मेमोरी से रैम में उसको लेके आएगा, उसको रीड करके प्रोसेस करेगा। अगर हमारा डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर रैम के अंदर नहीं है तो सीपीयू उसे ओपन नहीं कर पाएगा। इट मीन्स रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी होती है। इसी से सीपीयू इंटरेक्ट करता है, इसीलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये तब तक डेटा को स्टोर रखती है जब तक सीपीयू को उसकी जरूरत है। और रैम मुख्य रूप से क्या है, वोलेटाइल मेमोरी का नेचर है इसका मतलब है पावर जाने के बाद में जो भी डेटा उसमें सेव्ड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है कंप्यूटर बंद होने पर। बेसिकली ये 2 प्रकार की है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में क्या अंतर है वो हम इस टेबल से देखेंगे कि स्टैटिक रैम है उसका फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये हमारी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर में ये मेन मेमोरी की तरह काम करती है और ये कैसे मेमोरी के रूप में काम करती है। और इसको स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है स्टैटिक रैम में, और डायनामिक रैम के अंदर कैपेसिटर का यूज किया जाता है जो कि चार्ज को होल्ड करता है। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं रहती है। डायनामिक जो रैम है वो लंबे समय तक किसी डेटा को स्टोर करने के लिए बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक रैम है वो कम मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। डायनामिक रैम का स्टैटिक रैम के मुकाबले ज़्यादा स्टोरेज क्षमता है। यह फास्ट मेमोरी है और जो डी रैम है वो स्लो मेमोरी है, क्योंकि बार बार उसको रिफ्रेश किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ी सी स्लो है स्टैटिक रैम से। स्टैटिक रैम महंगी होती है और उसके मुकाबले डायनामिक रैम है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। तो ये बेसिकली अंतर है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम की। अब हम बात करते हैं रोम की। रोम क्या है? जिस तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी थी हमारी, उसी तरह से रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि ये केवल रीड किया जा सकता है इसको, और इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। जितना कि रैम को जैसे ही ऑफ करेंगे पीसी, रैम है वो इरेज हो जाएगी, दोबारा से उसमें एंटर करना पड़ेगा डेटा। लेकिन रोम है वो रीडेबल तो है, लेकिन बड़ी आसानी से इसमें जो डेटा और प्रोग्राम लिखा है उसको संशोधन या बदलाव संभव नहीं है। आसानी से संभव तो है, लेकिन जितना आसानी से रैम में संभव है उतना संभव इसमें नहीं है। तो रोम एक चिप है जिसमें फिक्स प्रोग्राम ही रखे जाते हैं
मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल फर्मवेयर क्या है, ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। उसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, मिक्स वर्जन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। तो फर्मवेयर के नाम से इसे हम जानते हैं। बूटिंग जो प्रोसेस है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है कि सीपीयू है वो इंटरेक्ट करता है रैम से, रैम है वो वोलाटाइल होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये, तो रैम है उसकी स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। इट मीन जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है रैम तो इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो रैम है वो खाली होती है और सीपीयू रैम के पास जाएगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। कंप्यूटर के अंदर एक बायोस लगा रहता है जो कि रोम, जिसे हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। उसमें एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर नाम का प्रोग्राम है वो रोम पर लिखा हुआ है और वो रोम की चिप है वो हमारे सीपीयू में लगी रहती है। उसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉपी हो जाता है रैम के अंदर, तो हमारा कंप्यूटर चल पड़ता है। कहने का मतलब जो बायोस हम कहते हैं कंप्यूटर में वो रोम होती है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कंप्यूटर का पावर जाने के बाद में उसमें डेटा मिटता नहीं है, परमानेंटली स्टोर रहता है। रैम के मुकाबले है रोम स्लो मेमोरी होती है और बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईई रोम। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि तीनों में अंतर क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या उनके फीचर्स हैं। तो ये एक टेबल है जिसमें ये समझाया गया है पी रोम, ईपी रोम और ईई रोम। पी रोम का फुल नेम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईई रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पी रोम है वो एक बार ही उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, एक बार उसमें लिख दिया तो दूसरी बार उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम में। लेकिन ईपी रोम है अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से हम उसे, उसका प्रोग्राम है वो चेंज कर सकते हैं। तो पी रोम के अंदर तो किसी तरह का चेंज नहीं होगा प्रोग्राम में, ईपी रोम के अंदर प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। और जो ईईपी रोम है उसे इलेक्ट्रिकल चार्ज का उपयोग करते हुए हम उसके प्रोग्राम को बदल सकते हैं। पी रोम है वो बहुत सस्ती होती है बाकी दोनों रैम की बजाय, और ईपी रोम है वो पीआर रोम के तुलना में तो महंगी होती है, ईपी रोम की तुलना में वो सस्ती होती है। रोम का सबसे पुराना जो वर्जन है वो पी रोम है और उसके बाद उसमें डेवलपमेंट हुआ ईपी रोम, और सबसे मॉडर्न जो रोम है वो है ईईपीआर रोम। तो ये पूरी तरह से प्लास्टिक कवर में ढकी होती है और ये एक पारदर्शी विंडो के कवर से उसे कवर किया होता है और ये पूरी तरह से एक अपारदर्शिक प्लास्टिक बॉक्स में बंद होती है जो कि एक चिप बनी रहती है उसमें। तो ये 3 तरह की रोम होती हैं हमारी, और जिसमें हमने देखा है कि अंतर क्या है एक दूसरे में। अब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में सबसे छोटे साइज की मेमोरी होती है जिसमें सीपीयू को जरूरत पड़ने पर वो उसको यूज करता है, यानी सीपीयू और रैम के बीच में ये एक मेमोरी होती है। सीपीयू के बाद में रजिस्टर्स जो हैं उसे हम कैशे मेमोरी कह रहे हैं और उसके बाद में रैम आता है, यानी सीपीयू सबसे पहले अपने मेमोरी को फाइंड आउट करता है, उसके बाद रैम पे करता है। तो जो कैशे मेमोरी की स्थिति है वो ये है कि सीपीयू के बाद वो रोम से पहले आती है। आजकल के कंप्यूटर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सीपीयू को कोई टास्क परफॉर्म जब भी करता है तो उसे बार बार ज़रूरत पड़ती है कैशे मेमोरी की। तो कैशे मेमोरी क्या है? एक मिडल मेमोरी है सीपीयू और रैम के बीच में जो कि बार बार उसको एक्सेस कर सकता है सीपीयू।
जिस कंप्यूटर में कैसे मेमोरी अधिक होगी उस कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी अधिक होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेमोरी के प्रकार क्या है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि सीपीयू का रोल क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं और प्राइमरी मेमोरी किस तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। Thank you very much for watching this video. Please subscribe our channel GPC Hanumangarh for more videos.